वी वर स्टार्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स। हम कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में पढ़ रहे थे और कोलिनर्जिक ड्रग्स के अंदर हमने जो कोलिन के एस्टर्स हैं, जो हमारे पास एसिटाइल कोलिन के एनालॉग्स हैं, वो वाली क्लास हमने कवर करी थी। जो ड्रग्स हमारे पास डायरेक्टली एक्ट करती हैं। सेकेंड क्लास ऑफ जो ड्रग्स हैं हमारे पास कोलिनर्जिक ड्रग्स के अंदर, वो था हमारे पास इनडायरेक्टली एक्टिंग, और उसके अंदर हमारे पास एंटी एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस हमारे पास ड्रग्स थी। अब जो एंटी एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस ड्रग्स थी, उनके अंदर हमने पढ़ा था कि उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो हमारे पास कैसे वर्क करती है। एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस जो है वो हमारे पास उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हमारे पास कैसे जो ड्रग्स हैं वो बाइंड करती हैं और हमारे पास इनहिबिट करती है हमारी एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम को। सो दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द इंडिविजुअल कंपाउंड्स। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास जो एंटी एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस ड्रग्स हैं वो हमारे पास 2 क्लासेस में डिवाइडेड है। नंबर 1 इज रिवर्सिबल एंड नंबर 2 इज इरिवर्सिबल। जो हमारे पास रिवर्सिबल एजेंट्स है, रिवर्सिबल एजेंट्स के अंदर हमारे पास आता है फाइसोसिग्मिन, नियोसिग्मिन, पेरिडोसिग्मिन, एम्बिनोनियम, एड्रोफोनियम। ठीक है, और इरिवर्सिबल के अंदर हमारे पास फर्दर 2 क्लासेस हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और कार्बामेट्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के अंदर हमारे पास इकोथायोफेट और मैलाथायोन है, और कार्बामेट्स के अंदर हमारे पास कार्बारिल और प्रोपोक्सोर है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फाइसोसिग्मिन की। अब जो फाइसोसिग्मिन ड्रग है, फाइसोसिग्मिन हमारे पास फाइसोसिग्मा वेनोसम से मिलती है। ठीक है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग है हमारे पास, टर्शरी अमोनियम कंपाउंड है, जिसकी वजह से हमारे पास जो फाइसोसिग्मिन ड्रग है वो हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। अब अगर हमारी जो ड्रग है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है, यानी कि हमारे पास उसके CNS इफेक्ट्स भी आएंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो फाइसोसिग्मिन ड्रग है, फाइसोसिग्मिन ड्रग हम IV इंजेक्शंस भी देते हैं और उसकी आई ड्रॉप्स भी देते हैं। जो फाइसोसिग्मिन ड्रग है वो हमारे पास ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। अब ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट के लिए जब हम यूज करते हैं फाइसोसिग्मिन को, तब हमारे पास कुछ एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं, जैसे कि हमारे पास ब्राउ एक होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हमारे पास जो आईब्राउज है और हमारे पास जो आई लैशेज है, हमारे जो आईलिड है, यहाँ पे ये जो एरिया है हमारा, इसके अंदर पेन स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू द यूज ऑफ फाइसोसिग्मिन एज एन आई ड्रॉप। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कैटरैक्ट कॉज हो सकता है अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए फाइसोसिग्मिन को यूज कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास रेटिनल डिटैचमेंट हो जाता है, यानी कि हमारे पास जो हमारी आई के अंदर रेटिना होता है वो डिटैच कर जाता है आई के सरफेस के बेस से, और तो हमारे पास जो फाइसोसिग्मिन ड्रग है वो हमारे पास, अगर हम ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट के लिए फाइसोसिग्मिन यूज कर रहे हैं तो उसका जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो हमें डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास उसके जो एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं वो हमारे पास काफ़ी सिवियर है। ठीक है, अब उसके अलावा ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट के अलावा जो एट्रोपिन ड्रग होती है, अगर हमारे पास किसी पेशेंट के अंदर एट्रोपिन ड्रग की वजह से हमारे पास पॉइजनिंग हो जाए, एट्रोपिन की जो कंसंट्रेशन है, अगर कोई ड्रग कोई पेशेंट हमारे पास ज़्यादा कंज्यूम कर ले, तो उस केस में हमारे पास और या फिर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो एजेंट्स होते हैं, इन दोनों के केस में अगर पॉइजनिंग हो जाए तो उसका एंटीडोट की तरह वर्क करता है हमारा फाइसोसिग्मिन। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास नियोसिग्मिन। जो नियोसिग्मिन ड्रग है वो हमारे पास फाइसोसिग्मिन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। कैसे? जो फाइसोसिग्मिन ड्रग थी, फाइसोसिग्मिन हमारे पास कैसे एक्ट कर रही थी, हमारे पास लिपिड सॉल्युबल थी, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती थी, CNS इफेक्ट्स आते थे। अब जो नियोसिग्मिन ड्रग है, नियोसिग्मिन ड्रग हमारे पास लिपिड सॉल्युबल नहीं होती, पुअरली एब्जॉर्ब होती है, और उसके अलावा हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस नहीं करती। तो हमारे पास जो नियोसिग्मिन ड्रग है, अब ये हमारे पास स्पेसिफिक, अब जो हमारे पास फाइसोसिग्मिन ड्रग थी ये हमारे पास मस्कैरिनिक एक्शंस देती थी, नियोसिग्मिन हमारे पास जो निकोटिनिक एक्शंस है वो देती है। अब हमारे पास जो नियोसिग्मिन ड्रग है, नियोसिग्मिन ड्रग हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देती है।
उसके अलावा हमारे पास जो हमारी ड्रग है वो टोन को इंक्रीज कर देती है स्मूथ मसल्स के। अगर आपको याद हो तो हमने जब निकोटिनिक रिसेप्टर्स पढ़े थे, तो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हमने पढ़े थे कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के ऊपर होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो माइस्थीनिया ग्रेविस डिसीज है, एक डिसीज है हमारे पास माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस। अब माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर हमारे पास क्या हो जाता है, माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर वीकनेस और रैपिड फैटीग आने लग जाता है उन मसल्स के अंदर जो हमारे पास वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर है। जिन मसल्स को हम वॉलंटरली कंट्रोल कर सकते हैं उन मसल्स के अंदर वीकनेस आ जाती है, वीक हो जाते हैं, और रैपिड फैटीग यानी कि बहुत ज़्यादा जल्दी हमारे पास थक जाता है मसल और आगे हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाती। ठीक है, तो हमारे पास माइस्थीनिया ग्रेविस की वजह से क्या होता है, हमारे पास माइस्थीनिया ग्रेविस क्यों कॉज होता है, जब हमारे पास जो नर्व सेल और मसल के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर माल फंक्शन आ जाए या फिर वो डिसरप्ट हो जाए, तब हमारे पास माइस्थीनिया ग्रेविस कॉज होता है। माइस्थीनिया ग्रेविस के बारे में हम डिटेल में थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर रैपिड फैटीग होने लग जाता है और वीकनेस होने लग जाती है हमारे मसल्स के अंदर। तो अब हमने क्या पढ़ा कि जो नियोसिग्मिन ड्रग है, नियोसिग्मिन ड्रग हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स पर वर्क करता है। निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसके अंदर माल फंक्शन की वजह से माइस्थीनिया ग्रेविस कॉज होता है। तो हमारे पास क्या होता है, जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन है, जो मसल की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है वो इंक्रीज कर देता है हमारे पास नियोसिग्मिन। अब नियोसिग्मिन हमारे पास का सबसे एंटीकोलिनेस्ट्रेज एक्टिविटी तो है ही। हमारे पास जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है कोलिनर्जिक ड्रग्स के या फिर एसिटाइलकोलिन के मेटाबॉलिज्म के लिए, जिसको हम कहते हैं एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम, उसको तो इनहिबिट करती ही करती है। उसके अलावा हमारे पास क्या करती है, जो हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं उनको डायरेक्टली स्टिमुलेट करती है। और थर्डली नियोसिग्मिन क्या करती है, हमारे पास जो एसिटाइलकोलिन का लेवल है उसको इंक्रीज करवा देती है। सो तीन एक्शंस है हमारे पास नियोसिग्मिन के। व्हाट आर दीज एक्शन, हाउ डज नियोसिग्मिन वर्क? फर्स्ट ऑफ ऑल, it increases the level of acetylcholine. Secondly, it inhibits acetylcholine esterase enzyme which is responsible for the metabolism of acetylcholine. Thirdly, what it does is it directly stimulates the receptors, the nicotinic receptors which are present at neuromuscular junction. ठीक है, and due to these activity, what happens is it increases the contraction in the skeletal muscles and it increases the tone of smooth muscles. ठीक है, सो अब हमारे पास जो नियोसिग्मिन है वो कहाँ यूज होती है, हमारे पास माइस्थीनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट के अंदर यूज होती है। उसके अलावा हमारे पास जो पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस होता है, एक और कंडीशन है हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस। सो पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस के अंदर क्या होता है, पोस्ट ऑपरेटिव यानी कि हमारे पास अगर पोस्ट ऑपरेटिव यानी कि सर्जरी के बाद हमारे पास बहुत बार ऐसा होता है कि इंटेस्टाइन जो होती है हमारी वो ब्लॉक हो जाती है ड्यू टू सम अननोन रीजन। अब हमारे पास क्या कॉज है, हमारे पास क्या होता है, सर्जरी के बाद इंटेस्टाइन जो है वो ब्लॉक हो जाती है और इंटेस्टाइन जो ब्लॉक होती है वो हमारे पास बिना किसी एक्चुअल फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन के ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास डाइजेशन जो है वो हमारे पास उसके अंदर डिस्ट्रप्शन हो जाती है, डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हमारे पास खराब हो जाता है। ठीक है, या प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता। तो जो हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस है वो क्यों होता है हमारे पास, क्योंकि जो हमारे पास जो नर्व सेल्स हैं हमारे पास जो हमारे पास इंटेस्टाइन के अंदर जा रही है वो, और मसल्स जो हैं जो कि हमारे पास मूवमेंट करवाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, वो जो मसल्स हैं उनके जो नर्व्स और मसल्स का कम्युनिकेशन है उसके अंदर माल फंक्शन हो जाता है और इस माल फंक्शन की वजह से हमारे पास
पैरालिटिक इलियस कॉज होता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या होता है पैरालिटिक इलियस? पैरालिटिक इलियस हमारे पास होता है जब हमारे पास इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास इंटेस्टाइनल ब्लॉक हो जाए। ठीक है, अब इंटेस्टाइनल पैरालिसिस हो जाता है हमारे पास, यानी कि हम मूव नहीं कर पाते चीज को, हमारी जो हमारा मसल जो है वो स्टिफ हो जाता है। ठीक है, अब जब हमारे पास इलियस के अंदर या फिर इंटेस्टाइन के अंदर पैरालिसिस हो जाए तब क्या होगा? पैरालिटिक इलियस। ठीक है, अब पैरालिटिक इलियस जो है उसके अंदर हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में कम्युनिकेशन में हमारे पास डिस्ट्रप्शन हो जाती है। अब हमने पढ़ा था कि इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टालिटिक मूवमेंट होती है जो कि हमारे पास जो हमारा बोलस होता है उसको मूव करवाती है हमारे पास फॉरवर्ड। अगर हमारे पास पैरालिसिस हो जाएगा तो हमारे पास जो हमारा फूड है या फिर जो हमारे पास एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट है वो हमारे पास फर्दर मूव नहीं कर पाएगा। अगर वो फर्दर मूव नहीं कर पाएगा तो हमारे पास डाइजेशन प्रोसेस वहीं रुक जाएगा। तो जो हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस कॉज होता है वो हमारे पास उसकी जो ट्रीटमेंट है वो हमारे पास नियोस्टिगमेंट से की जाती है। ठीक है, अब उसके अलावा हमारे पास जो यूरिनरी ब्लैडर की एटोनी हो जाती है या फिर अगर किसी पेशेंट के अंदर हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके अंदर रिटेंशन कॉज होता है, यूरिन रिटेंशन हो जाता है किसी सर्जरी की वजह से या फिर किसी और रीजन की वजह से, तो उन पेशेंट्स के अंदर भी हमारे पास नियोस्टिगमेंट दी जाती है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट एजेंट है वो है पेरिडोस्टिगमेंट। अब पेरिडोस्टिगमेंट हमारे पास बिल्कुल सिमिलर है नियोस्टिगमेंट के, बस फर्क क्या है हमारे पास पेरिडोस्टिगमेंट के अंदर कि हमारे पास लॉन्गर एक्टिंग ड्रग है और माइसीनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट के अंदर यूज की जाती है हमारे पास पेरिडोस्टिगमेंट। अब उसके अलावा हमारे पास जो एम्बिनोनियम है, एम्बिनोनियम में हमारे पास नियोस्टिगमेंट का हमारे पास प्रिकर्सर है, कॉन्जेनर ड्रग है। और जो एम्बिनोनियम ड्रग है, एम्बिनोनियम ड्रग हमारे पास लॉन्गर एक्टिंग है। ठीक है, नेक्स्ट जो एजेंट है दैट इज एड्रोफोनियम। अब जो ये एड्रोफोनियम एजेंट है, एड्रोफोनियम हमारे पास जो एजेंट है, अगर आपको याद हो जब हमने एसिटाइलकोलिन एस्टरेज के बारे में पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि जो एड्रोफोनियम है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एनायनिक साइट पे बाइंड करता है, जिसकी वजह से हमारे पास इसका जो एक्शन है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आता है, क्योंकि जो बॉन्ड ये एसिटाइलकोलिन के साथ एसिटाइलकोलिन एस्टरेज के साथ बनाता है वो वीक होता है। राइट, तो हमारे पास जो एड्रोफोनियम ड्रग है, एड्रोफोनियम ड्रग हमारे पास क्या करता है, हमारे पास रैपिड और शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डायग्नोसिस के पर्पस के लिए यूज होता है माइसीनिया ग्रेविस के केस में। अगर हमारे पास किसी पेशेंट को माइसीनिया ग्रेविस है तो अगर हम उस पेशेंट को एड्रोफोनियम देंगे तो हमारे पास रैपिडली वो पेशेंट जो है उसके अंदर फॉर अ स्प्लिट सेकेंड या 2-3 सेकेंड्स के लिए हमारे पास माइसीनिया ग्रेविस जो है वो ठीक हो जाएगा। तो उससे हमें पता चलेगा कि उस पेशेंट को माइसीनिया ग्रेविस है। तो डायग्नोसिस पर्पसेस के लिए यूज होता है क्योंकि हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। और उसके अलावा हमारे पास एड्रोफोनियम को स्नेक बाइट में आईवी दिया जाता है फॉर द पॉइजनिंग का एंटीडोट की तरह। और उसके अलावा हमारे पास क्यूरारे जो एजेंट होता है उसकी अगर हमारे पास अगर उस एजेंट की हमारे पास पॉइजनिंग हो जाए तब हमारे पास एड्रोफोनियम यूज किया जाता है। इन ड्रग्स के अलावा हमारे पास रिवर्सिबली एक्टिव और भी ड्रग्स हैं, जैसे कि रिवास्टिगमिन है, डोनेपेजल है, टैक्रीन है, गैलेंटामाइन है। अब ये सारे के सारे एजेंट्स हमारे पास सिमिलर कैटेगरी के अंदर आते हैं। सारे के सारे हमारे एजेंट्स जो है वो इनहिबिट करते हैं एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम को और हमारे पास सिमिलर केसेस के अंदर यूज किए जाते हैं। अब जो एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स हैं वो हमारे पास कहाँ यूज किए जाते हैं? सबसे पहले हमारे पास एज अ मियोटिक यूज किए जाते हैं। कल भी पढ़ा था हमने मियोटिक या मियोसिस क्या होता था। प्यूपिल की जब हम कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देते हैं तो उस टर्म को हम बोलते हैं मियोसिस। ठीक है, अब मियोसिस का अपोजिट होता है हमारे पास माइड्रियाटिक्स। सो दो टर्म्स है हमारे पास, मियोसिस और माइड्रियाटिक्स, एक दूसरे के अपोजिट होती है। मियोसिस के अंदर हमारे पास क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आई। और माइड्रियाटिक्स के अंदर हमारे पास क्या होता है? जब हमारे पास डायलेशन हो जाती है प्यूपिल के अंदर।
सो प्यूपिल की कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं म्योसिस और प्यूपिल की डायलेशन को हम कहते हैं माइड्रेटिक्स। तो हमारे पास जो एंटी एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज ड्रग्स हैं वो हमारे पास सबसे पहले जो उनका प्राइमरी यूज है ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट के अंदर यूज किए जाते हैं। और ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट के अंदर क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि ये प्यूपिल की कॉन्ट्रैक्शन करवा देते हैं, जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है उसको डिक्रीज करवा देते हैं। सो ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट के अलावा हमारे पास जो माइड्रेटिक्स होते हैं, माइड्रेटिक्स हमारे पास कुछ पेशेंट्स के अंदर दिए जाते हैं क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल कराते हैं। कुछ ऐसी सर्जरीज हैं जिनके अंदर हमारे पास प्यूपिल की डायलेशन की ज़रूरत होती है। तो माइड्रेटिक्स के जो हमारे पास इफेक्ट्स हैं वो आफ्टर इफेक्ट्स हमारे पास क्या है कि विजन जो है वो ब्लर्ड हो जाती है और फोटोफोबिया कॉज होता है। तो माइड्रेटिक्स के इफेक्ट्स को रिवर्स करने के लिए हमारे पास मायोटिक्स दिए जाते हैं। और मायोटिक्स कौन है हमारे पास? फाइसोसिग्मिन, नियोसिग्मिन, पेरिडोसिग्मिन। सेकेंडली हमारे पास माइस्थीनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं एंटी एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज ड्रग्स। अब माइस्थीनिया ग्रेविस के बारे में आपको क्या पता है कि माइस्थीनिया ग्रेविस जो डिसीज है उसके अंदर क्या होता है? हमारे पास मसल्स और न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर हमारे पास कॉम्प्लिकेशन में माल फंक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास रैपिड फिटीग और वीकनेस हो जाती है मसल्स की, राइट। तो अब हमारे पास जो ये मसल्स वीक हो जाते हैं और हमारे पास फिटीग आने स्टार्ट हो जाती है, ये क्यों होती है? हमारे पास माइस्थीनिया ग्रेविस जो है वो एक ऑटो इम्यून डिसीज है, यानी कि जब हमारे पास इम्यून सिस्टम जो है उसके अंदर डिसरप्शन हो जाए तब हमारे पास माइस्थीनिया ग्रेविस कॉज होता है। अब ऑटो इम्यून डिसीज के अंदर हमारे पास होता क्या है? बॉडी अपने आप ही हमारे पास एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है। अब कौन से एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन करती है? उन एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन करती है जो कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स को इनहिबिट करते हैं। तो जो हमारे पास एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड करते हैं और हमारे पास एसिटाइलकोलिन का एक्शन जो है वो इनहिबिट करते हैं। और उसके अलावा हमारे पास डिग्रेडेशन स्टार्ट करवा देता है हमारी जो एंटीबॉडीज है वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स की, जिसकी वजह से हमारे पास परमानेंट हमारे पास डिस्ट्रप्शन हो जाती है। अब एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज के जो हमारे पास इफेक्ट्स हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे, उसके अंदर हमारे पास प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर हमारे पास माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर क्या क्या सिम्टम्स हैं? सबसे पहले हमारे पास टॉसिस हो जाता है। अब टॉसिस हमारे पास क्या होता है? टॉसिस होता है हमारे पास आई की कंडीशन है। अब वन ऑफ द आई जो होती है पेशेंट की वो हमारे पास ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाती है। एक आई खुली रहती है, वन ऑफ द आई जो है वो हमारे पास ड्रॉपिंग ऑफ आई स्टार्ट हो जाती है माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर। जो बेसिकली हमारे पास जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं वो हमारे पास स्केलेटल मसल्स के ऊपर प्रेजेंट है और हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के ऊपर प्रेजेंट है। अब स्केलेटल मसल्स का हमारे पास क्या वर्क होता है? वो हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो अब हमारे अंदर आई के ऊपर भी हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, वहाँ पे भी हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया हुआ है। अगर हमारे पास जो एसिटाइलकोलिन का एक्शन था निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे वो वर्क करना बंद हो जाएगा तो क्या होगा? हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स ने आई का स्ट्रक्चर बनाया हुआ था उसके अंदर डिस्ट्रप्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास टॉसिस कॉज होगा। उसके अलावा अब टॉसिस कॉज होने की वजह से जब हमारे पास आई की ड्रॉपिंग हो जाती है तब हमारे पास कॉज होता है डिप्लोपिया। अब डिप्लोपिया क्या होता है? हमारे पास डबल विजन। उसके अलावा हमारे पास डिस्फेजिया कॉज होता है। डिस्फेजिया यानी कि हमारे पास डिफिकल्टी इन स्वालोइंग, हमारे पास जो पेशेंट है वो स्वालो नहीं कर पाता क्योंकि जो हमारी ईसोफेगस है उसके अंदर पेरिसैलिटिक मूवमेंट नहीं होती। उसके अलावा हमारे पास डिसअर्थरिया हो जाता है विच इज नोन एज डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। जो पेशेंट है वो ढंग से बात नहीं कर पाता अगर उस पेशेंट को हमारे पास माइस्थीनिया ग्रेविस हो जाए। तो माइस्थीनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या यूज करते हैं? हमारी जो एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग्स हैं वो यूज करते हैं ताकि हम एसिटाइलकोलिन का जो लेवल है उसको इंक्रीज करवा सकें। अब उसके अलावा हमारे पास माइस्थीनिया ग्रेविस की ट्रीटमेंट के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसेंट्स यूज होते हैं। जब हमने स्टार्ट करा था माइस्थीनिया ग्रेविस के बारे में पढ़ना तब मैंने बोला था कि माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसीज है, यानी कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है
उसके अंदर जब डिस्ट्रप्शन हो जाती है तब हमारे पास माइस्थीनिया ग्रेविस कॉज होता है। तो हमारे पास क्या यूज होता है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स यूज करते हैं। अब इम्यूनोसप्रेसेंट्स हमारे पास क्या करते हैं, जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है हमारा इम्यून सिस्टम निकोटिनिक रिसेप्टर्स को डिस्टर्ब करने के लिए, डैमेज करने के लिए, उन एंटीबॉडीज की जो फॉर्मेशन है उनको इनहिबिट करता है। So glucocorticoids and immunosuppressants, what they do is they inhibit the formation of antibodies which are responsible for damaging the nicotinic receptors. अब उसके अलावा हमारे पास जो एंटीकोलिनेस्टरेज एंजाइम हमारे पास ड्रग्स हैं वो हमारे पास कहाँ यूज होती हैं, जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो हम इसके बाद पढ़ेंगे उनकी जब पॉइजनिंग हो जाए तब हमारे पास कोलिनर्जिक ड्रग्स यूज की जाती हैं। उसके अलावा क्यूरारे की ट्रीटमेंट के अंदर यूज की जाती है, पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलनेस के केस के अंदर यूज किया जाता है, यूरिनरी रिटेंशन के अंदर केस यूज किया जाता है। अगर हमारे पास कोबरा बाइट कर ले तब हमारे पास एड्रोफोनियम यूज किया जाता है। उसके अलावा जो हमारे पास रिवास्टिग्मिन, डोनेबेजिल और गैलेंटामाइन ड्रग है ये हमारे पास एल्जाइमर्स पेशेंट्स के अंदर भी यूज किए जाते हैं, क्योंकि एल्जाइमर्स के अंदर वन ऑफ द अंडरलाइंग जो कॉजेस था वो कोलिनर्जिक जो रिसेप्टर्स हैं उनकी जब हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाती है तब हमारे पास एल्जाइमर्स कॉज होता है। तो उस केस में भी हमारे पास कुछ जो ड्रग्स हैं वो कोलिनर्जिक ड्रग्स यूज किए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है, नेक्स्ट है हमारे पास इरिवर्सिबल। अब इरिवर्सिबल के अंदर हमारे पास, इरिवर्सिबल का क्या मतलब होता है, जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और कार्बामेट्स हैं ये दोनों हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं, और जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और हमारे पास कार्बामेट्स हैं उसमें से ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो है वो हमारे पास लिपिड सॉल्युबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास रेयरली यूज किए जाते हैं, लेकिन वन ऑफ द यूज जो है हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का वो एज एन हमारे पास ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के अंदर है, ह्यूमंस के अंदर। लेकिन मेजरली हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और कार्बामेट्स जो है वो इंसेक्टिसाइड्स की तरह यूज किए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स की तरह यूज किए जाते हैं हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और कार्बामेट्स। क्यों, अब हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और कार्बामेट्स की पॉइजनिंग हो जाती है क्योंकि हमारे पास हाईली लिपिड सॉल्युबल है, हमारे पास बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के अंदर बॉडी के अंदर इंटैक्ट स्किन के थ्रू भी हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट्स वेपर्स की अगर फॉर्म में अगर हम स्प्रे कर रहे हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट्स को हमारे फील्ड के अंदर, एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर, तो भी हमारे पास जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं वो स्किन के ऊपर आ सकते हैं और हमारे पास पॉइजनिंग कॉज कर सकते हैं। अब पॉइजनिंग के अंदर हमारे पास क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प, एक्सेस स्वेटिंग, एक्सेस सेल्यूएशन, उसके अलावा डायरिया, ट्विचिंग स्टार्ट हो जाती है हमारे पास मसल्स की, वीकनेस हो जाती है पेशेंट के अंदर, उसके अलावा कन्वर्जन्स आने स्टार्ट हो जाते हैं ड्यू टू पॉइजनिंग ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंड कार्बामेट्स। इसीलिए हमारे पास जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और कार्बामेट्स हैं ये ह्यूमंस में बहुत कम यूज किए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंसेक्टिसाइड की तरह यूज किए जाते हैं इन द एग्रीकल्चरल फील्ड। ठीक है, तो अगर किसी पेशेंट के अंदर हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग हो जाए तो हमारे पास उसको ट्रीट कैसे किया जाता है। अगर कोई पेशेंट है वो हमारे पास पॉइजनिंग स्किन के थ्रू हुई है, अगर कोई पेशेंट हमारे पास, कोई पर्सन हमारे पास एग्रीकल्चर फील्ड में स्प्रे कर रहा था तो हमारे पास क्या किया जाता है, उस पेशेंट के जो क्लोथ्स है उनको रिमूव करवा के जो पेशेंट है उसकी स्किन को थरली वॉश किया जाता है सोप के साथ और क्लोथ्स वॉश किए जाते हैं। और अगर किसी पेशेंट ने ओरली कंज्यूम कर लिया है तब उस पेशेंट के अंदर गैस्ट्रिक लैवेज करवाया जाता है, यानी कि हमारे पास क्लीनिंग करवाई जाती है और हमारे पास जो ड्रग है वो जो हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट्स है वो हमारे पास रिमूव करवाए जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो पेशेंट है उसका जो ब्लड प्रेशर है और जो उसका हमारे पास एयरवे है उसको मेंटेन किया जाता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की जो पॉइजनिंग है उसके केस में हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस है एट्रोपिन ड्रग दी जाती है। उसके अलावा हमारे पास कोलिनेस्टरेज रीएक्टिवेटर्स हैं कुछ जो कि हमारे पास प्रालिडॉक्सिम, ऑप्टिडॉक्सिम, ये जो ड्रग्स हैं उसके अंदर हमारे ऑक्साइन्स बेसिकली हमारे पास यूज किए जाते हैं
ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की जो पॉइजनिंग है उसकी ट्रीटमेंट के लिए। और कुछ पेशेंट्स के अंदर हमारे पास सिवियर जो टॉक्सिसिटी हो जाती है और कुछ दिनों के बाद हमारे पास उस पेशेंट्स के अंदर आती है और न्यूरोटॉक्सिसिटी हो जाती है। सो उन पेशेंट्स के अंदर भी हमारे पास क्या हो जाता है कि जो मसल्स ट्विच करना स्टार्ट कर देते हैं, कन्वर्जन आनी स्टार्ट हो जाती है। दैट इज आफ्टर सम डेज ऑफ, अगर हमारे पास रैपिड ट्रीटमेंट ना किया गया, अगर कोई पेशेंट हमारे पास एक्सपोज हो जाए ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के थ्रू और हमारे पास इनिशियली उसके पास सिम्टम्स ना हो, तो हमारे पास क्या होता है, आफ्टर फ्यू डेज हमारे पास न्यूरोटॉक्सिसिटी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो पेशेंट है वो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, सो विद दिस आपका जो कोलिनर्जिक ड्रग्स का पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। सो अब इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि कोलिनर्जिक सिस्टम क्या होता है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, हमारे पास क्या फंक्शन होता है एसिटाइलकोलिन का, और हमारे पास जो ड्रग्स हैं वो कैसे मिमिक करते हैं एसिटाइलकोलिन का एक्शन, और हमारे पास किन डिसीजेस के अंदर जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं वो यूज की जाती है।